हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हिस्ट्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र के रिवीजन क्लास को चला रहे हैं। ये इसका 5वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसमें आए सभी प्रश्नों को जो है आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केसी वेयर के द्वारा। ठीक है। और इस पुस्तक में इन्हें फेडरल गवर्नमेंट में इसमें लिखा है कि हमारा संविधान जो है ऐकिक राज्य बनाता है, जिसमें कुछ अनुसंघीय परसंघीय लक्षण है। यह ऐकिक लक्षणों वाला जो है परसंघीय राज्य नहीं है। किंतु बाद में उन्होंने अपनी राय बदल दी और हमारे संविधान को जो है परसंघीय कल्प या परसंघ जैसा या आधा परसंघीय की संज्ञा दी थी इसी बुक में। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, राज्य विधु का शिशु एवं जनक दोनों है, यह किसका मत है? राज्य जो है विधु एवं शिशु का जनक है, यह किसका मत है? तो ये मैकाइवर का मत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अमेरिका के थे मैकाइवर, विख्यात समाजशास्त्री थे और इनकी पुस्तक जो थी मॉडर्न स्टेट, ठीक है, मॉडर्न स्टेट थी और इसमें इन्होंने लिखा था राज्य कानून का पिता एवं शिशु जो है दोनों है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक के द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया बजाय राज्य के सिद्धांत के? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली के द्वारा। ठीक है, मैकियावेली का जो है संपूर्ण राजनीतिक चिंतन राज्य सिद्धांत के प्रतिपादन से नहीं वरन जो है राज्य सुरक्षा एवं राज्य संचालन की कला से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है, सार्वभौम नहीं है। जो प्राकृतिक अधिकार है वो सार्वभौम नहीं है, किसके अनुसार? लाक के अनुसार। ठीक है, लाक के अनुसार जो है सामाजिक समझौते के अंतर्गत मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे स्वयं अपने अपने न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि इस प्राकृतिक अधिकार को जो है वो संपूर्ण समुदाय के प्रति सौंप देते हैं। जो उनके द्वारा प्राकृतिक अधिकार जो है, जिसे जीवन हुआ, स्वतंत्रता हुआ और संपत्ति के अधिकार हुए की रक्षा के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर है, राज्य एवं समाज एक समान है, यह किसने कहा है? तो राज्य एवं समाज एक समान है, तो ये कहा था वर्क ने। ठीक है, एडमंड वर्क इनका पूरा नाम था और इन्होंने ही राज्य और समाज में जो है अंतर नहीं माना, दोनों को एक समान ही माना था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 नंबर है, निम्न में से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो अरस्तु ने। ठीक है, एथेंस जैसे यूनानी नगर राज्यों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के कारण न केवल राजकीय पद और समान नागरिकों में जो है वितरित किए जाते हों, किंतु असेंबली तथा न्यायालयों में भाग लेने के लिए जो है निश्चित धनराशि कई बार द्रव्य की तथा अन्य राशि की भी नागरिकों में वितरित की जाती थी। और इसका विषय वितरण अर्थात किसी वर्ग विशेष को ही राजकीय पदों का दिया जाना राज्य में जो है गंभीर दोष उत्पन्न कर सकता है। इसी के अनुसार जो है अरस्तु ने आनुपातिक समानता के आधार पर वितरित करना चाहता था और इसी को जो है वह वितरणात्मक न्याय भी कहा था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार है। तो नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो ये है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद को ही नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। ठीक है, और इसका दार्शनिक आधार है व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित के योग में जो है साधन में जो है योग देता है। अतः राज्य या अन्य कोई भी जो संस्था होती है वो व्यक्ति के लिए होती है और व्यक्ति जो है स्वयं राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 108 नंबर है, संपत्ति चोरी है, यह वक्तव्य किस विचारक का है? तो ये कहा था प्रूधो ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद जो है 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है, यह आलोचनात्मक कथन किसका है? तो ये सी हंट का है और सी हंट ने जो है मार्क्सवाद को जो है 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान कहा था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है। तो उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो वैयक्तिक स्वतंत्रता है। उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत जो है वैयक्तिक स्वतंत्रता है।
उदारवाद को एक विचार, एक अभिव्यक्ति, एक दर्शन, एक प्रकृति, यहाँ तक कि एक विचारधारा माना जा सकता है, जिसकी आत्मा जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी मर्यादा तथा उसकी प्रतिष्ठा को जो है मान्यता प्रदान करने में निहित होती है। और उदारवाद के संपूर्ण विचार को जो है आधार स्तंभ स्वतंत्रता का सिद्धांत माना गया है। तो यहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्रता भी आप कह सकते हैं या आधार स्तंभ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों अगर ऑप्शन में आएगा तो दोनों वो सही कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत संबंधित है। तो डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ये मैकाइवर से संबंधित है। ठीक है, मैकाइवर जो है बहुलवादी विचारक है और मॉर्गनथाउ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति की धारणा पर जो है विशेष जोर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, किसके द्वारा किया गया? तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो मार्क्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूलाधार है और इस सिद्धांत के प्रतिपादन से जो है मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार जो है हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया था और भौतिकवाद का दृष्टिकोण जो है फायरबाख से ये जो है ग्रहण किया था। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है तो ग्राहम वालेस है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रतिपादकों में सर नॉर्मन एंजिल भी थे, श्री ग्राहम वालेस भी थे और श्री बेलांक और मिस फॉलेट ये जो है सब शामिल हैं। तो 3-4 नाम है, इसको याद रखिएगा। एक है नॉर्मन एंजिल और ग्राहम वालेस तो हैं ही और वेलांक है और मिस फॉलेट है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका फाइनर का। ठीक है, फाइनर के अनुसार जो है संविधान का आधारभूत संस्थाओं की व्यवस्था है और उसके बिना जो है अविचारणीय हो जाएगा बिना संविधान के। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है लोक प्रशासन उन क्रियाओं ऑपरेशंस को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोकनीति को लागू करना होता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है एल डी व्हाइट ने। एल डी व्हाइट कहते हैं लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोकनीति को लागू करना होता है और यह परिभाषा जो है लोक प्रशासन का जनक अमेरिकी विद्वान वुडरो विल्सन को माना जाता है। ठीक है, और ये परिभाषा जो दिया गया था तो इस विषय का जन्म अगर देखा जाए तो ये 1887 में इसकी उद्भव भी माना जाता है। तो बहरहाल प्रश्न की परिभाषा पूछा है तो एल डी व्हाइट आप लोग कीजिएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांतों के को कहावतें किसने कहा? जो क्लासिकल थ्योरी दिया था उसको कहावतें किसने कहा था? तो ये हर्बर्ट साइमन ने कहा था। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों की कटु आलोचना की है। वे कहते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत से स्पष्ट नहीं होता कि किस विशेष स्थिति में कौन सा सिद्धांत महत्व देने योग्य है और साइमन ने जो है इस प्रशासन में जो है शास्त्रीय सिद्धांतों को प्रशासन की कहावतें मात्र कह के छोड़ दिया था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है सिविल सेवा अस्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, यह किसने कहा है? तो ये कहा था हरमन फाइवनर ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिविल सेवा अस्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है और इसको हरमन फाइवन ने कहा था। और सिविल सेवा से आशय ऐसी नागरिक सेवा से है जिसका गठन करने के पीछे उद्देश्य देश में शांति एवं जो है व्यवस्था बनाए को रखना है। तो इसको मान करके इन्होंने ये परिभाषा दिया था। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 198 नंबर प्रश्न है निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे? तो पहले स्थान पे क्या होगा? तो पहला स्थान जो हो जाएगा आपका किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी होना चाहिए जिस उद्देश्य से हम किसी कार्य को कर रहे हैं। उसके बाद जो है हो जाए समस्या का निर्धारण करना होगा कि इस समस्या को मतलब जिसकी पृष्ठभूमि हम तैयार कर रहे हैं उसका समस्या का निर्धारण करना होगा कि इसकी समस्या क्या है। और उसके बाद आता है विकल्पों का निर्धारण, इसमें कौन कौन से विकल्प हैं जो जिसके द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो और उसके बाद विकल्पों की पहचान करना होता है। ठीक है, तो ये सीरियल से है तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें देखा जाए मुख्य रूप से तो इसके निर्णय में आते हैं 6 सिद्धांत।
उद्देश्य का निर्धारण होना, समस्या की व्याख्या करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, विकल्पों की छँटनी करना और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। ठीक है, तो ये 6 आते हैं, 12 4 इसमें दिया ही है और इसमें 2 और जोड़ लीजिएगा। 5वां है विकल्पों की छँटनी करना और 6वां है जो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। 119 नंबर प्रश्न है, लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागम को किस क्रम से विकसित हुआ, किस क्रम से विकास हुआ। तो सबसे पहले आया था क्लासिकी उपागम। ठीक है, तो ये तो सही है। उसके बाद आया था दूसरे नंबर पे मानव संबंधों का उपागम। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आया था, ये पहले नंबर पे आया था। और उसके बाद आया था व्यवहारवादी उपागम, ये तीसरे नंबर पे आया था। उसके बाद चौथे नंबर पे आया था नीति उपागम। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे एक आया था, तो ये एक यहाँ तीनों में है। अब दूसरे नंबर पे कौन आया था, तीसरा आया था, तो यहाँ 3 3 2 पे हो जा रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया था आपका कौन सा, दूसरा आया था, तो यहाँ 2 है यहाँ, यानी पहला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले क्लासिकी उपागम, उसके बाद जो है मानव संबंधों का उपागम, उसके बाद जो है व्यवहारवादी उपागम, उसके बाद जो है नीति उपागम। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 120 नंबर है, यहाँ पे सूची 1 दिया गया है, यहाँ पे सूची 2 दिया गया है और इससे इसका मिलान करना है। तो कर्मचारी को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, तो किसके द्वारा ये मिलनी चाहिए, तो यूनिटी ऑफ कमांड इसको कहा जा सकता है, यूनिटी ऑफ कमांड के द्वारा। ठीक है, और एक प्रशासक कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये नियंत्रण का दायरा के अंदर आता है। ठीक है, नियंत्रण का दायरा के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये और उच्च पदस्थ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध दायित्व के विभिन्न स्तरों किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है पद सोपान के अंतर्गत आ जाता है, पद सोपान के अंतर्गत आ जाता है। और डी है एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ग के प्रयासों का व्यवस्थित क्रम कौन सा है, तो इसको कहा जाता है संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा आपका हो जाएगा इसमें कूट में, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2 1 3 4। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। 121 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे युग्मों में जो है कौन सा युग्म ठीक नहीं मिलाया गया है। तो क्लासिकी जो है ये संरचना है, तो ये सही है। मानव संबंध अनौपचारिक संबंध है, तो ये भी सही है। व्यवस्था का संबंध पर्यावरण से है, तो ये भी सही है। वैज्ञानिक प्रबंधन संगठन के 14 सिद्धांत। ठीक है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये मिलाना आपका गलत है, तो यहाँ पे ठीक नहीं पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 122 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो शांति एवं सहयोग पर निर्भर करता है। आप लोग जानते होंगे सार्क जो है दक्षिण एशियाई शांति सहयोग संगठन है और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो 7-8 दिसंबर 1985 में हुआ था और इसकी राजधानी जो है काठमांडू है और इसमें जो है 8 सदस्य हैं। ठीक है, 8 सदस्य देश हो गए हैं। अफ़गानिस्तान जो है 2005 में इसकी सदस्यता ली थी, सबसे नया देश जो है अफ़गानिस्तान हो जाएगा। तो सारे पॉइंट को आप लोग इससे संबंधित याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो यूएन द्वारा दिया गया था। ठीक है, विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में जो है महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास जो है 3 नवंबर 1950 को किया गया और जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था, तो ये किया गया था यूएन के द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, UNCTAD ने मूलतः निम्नलिखित को बढ़ाया या प्रोत्साहित किया है, तो किसको बढ़ाया है, तो UNCTAD जो होता है ये होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंकटाड ने मूलतः अंकटाड इसको कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इन्होंने बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये जो है बढ़ावा दिया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, किसने सर्वप्रथम किया था, तो ये रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, समाजवाद जो कि वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय शब्द है, ये सर्वप्रथम जो है प्रयोग जो है 1827 में रॉबर्ट ओवेन का विचार का प्रचार करने के लिए जो है स्थापित पत्रिका
नो नाइट कोऑपरेटिव द्वारा किया गया था, ठीक है। और रॉबर्ट ओवन ने अपने भाषण में 1835 में ईस्वी में जो है समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये 1835 में इसका प्रयोग किया गया था और ये जो 1827 में हुआ था और ये जो है एक पत्रिका के माध्यम से इसका प्रचार किया गया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है सार्क दक्षेस का गठन कब हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और इसमें जो है 8 देश हैं वर्तमान में, ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है और इसमें 8 देश जो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान है। तो ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर है प्रश्न, असंलग्नता का विचार यथार्थ है, आंदोलन है, इतिहास में परिवर्तन लाने वाली बड़ी शक्ति है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने और ये परिभाषा उन्होंने गुट निरपेक्षता की आधारशिला नासिर एवं टीटो के साथ मिलकर जो है रखी थी। तो आपका सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बला है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इसका समर्थन करती है? तो इसकी समर्थन करती है व्यक्तिवाद, ठीक है। व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह आवश्यक है क्योंकि यह कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करती है। राज्य बुराई है क्योंकि यह व्यक्तियों के दैनिक विशेषकर आर्थिक क्षेत्रों में जो है हस्तक्षेप करती है। इसके मानने वालों में जो है हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट नाजिक, मिल्टन फ्रीडमैन आदि विचारक भी आते हैं। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, उदारवाद का निम्नांकित में से किसी एक बिंदु से अभिप्राय नहीं है यहाँ पूछा है। तो समानता से इसका कोई अभिप्राय नहीं है। उदारवाद का जनक जो है जॉन लॉक था और उन्होंने कहा था कि उदारवाद का आधार व्यक्तिवाद है जो असीम स्वतंत्रता की बात करता है। उदारवाद जो है उद्योगवाद का प्रपक्वता था। उदारवाद जो है हस्तक्षेप की नीति पर आधारित था, इसमें समानता की कोई विशेष बात नहीं कही गई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन था? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक आप लोग जानते होंगे जॉन लॉक था, ठीक है। और इसको उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो बहुलवाद इस विचारधारा का समर्थन करती है। बहुलवाद इस तरह से विश्वास रखता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सामाजिक स्तर पर विकसित अनेक जो है प्रकार के संघों का अपना अपना विशेष योगदान होता है। ये संघ जो है समान रूप से प्रभावशाली तथा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें कोई भी विशेष संघ की परिपक्वता नहीं रहती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो सर्वोदय आप लोग जानते होंगे, सर्वोदय भी लिखी गई है और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी उन्हीं का बुक है, ठीक है। तो 1-3 इसमें से आपका सही हो जाएगा। और ये सर्वोदय पूछा जाता है तो सर्वोदय जो है गुजराती में अनुवाद किया गया है इसका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक पुस्तक इनकी ये है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यही इसी को कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये उनकी आत्मकथा है, इसको भी याद रखिएगा। तो 2-3 पॉइंट हैं इसमें याद रखिएगा। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सिद्धांत यह है, विचारक है। तो उपयोगितावाद का बेंथम थे, ठीक है। समाजवाद का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे और उदारतावाद का टी.एच. ग्रीन थे, ठीक है। और गांधीवाद जो है जीन शार्प थे, ठीक है। तो ये मेरा नाम आपका सही है। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 4, 1, ठीक है। 109 नंबर प्रश्न है, तानाशाही समर्थन करती है तो किसकी करती है? तो तानाशाही कहें या अधिनायक तंत्र कहें या अधिनायकवाद कहें, ठीक है। इसका प्रयोग जो है साधारणतः ऐसे संदर्भ में करते हैं जहां कोई व्यक्ति अपने विलक्षण नेतृत्व, लोकप्रियता या सैन्य संगठन की निष्ठा के बल पर जो है संवैधानिक व्यवस्था को धराशायी करके जो है पूर्ण सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर जाए आपका सत्ता के केंद्रीकरण का, तो वहाँ पे जो है तानाशाही शुरू हो जाती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
तो जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे, ठीक है। मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंकर थे। और संविधान सभा में एकल प्रारूप समिति नियुक्त की, जिसे नवीन संविधान का जो है मसौदा प्रस्तुत करने को कहा गया। और इसमें जो है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे अम्बेडकर थे, और इनमें जो सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, और एन माधवराव थे तथा डीपी खेतान थे, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, रिग्स की राय में नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि का निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? तो परिणाम ये होगा कि विधि के शासन में गिरावट आएगी, ठीक है। रिग्स का कथन था कि नौकरशाही के व्यवहार तथा प्रशासनिक क्रियाओं में जो है घनिष्ठ संबंध है। एक नौकरशाह जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही वह प्रभावहीन शासक होता है, ठीक है। और रिग्स ने जिस साला मॉडल की बात की वो प्रशासन के लक्ष्य से काफ़ी दूर चला जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो है विधि के शासन में जो है गिरावट आ जाएगी इसके मॉडल में, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, सुप्रशासन में वह राजनीतिक व्यवस्था निहित है जिसमें निम्नलिखित में से कोई तत्व तो नहीं होता है। तो धनी और शिक्षित लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसमें जो है क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, ये उसमें एक तत्व नहीं है ये राजनीतिक व्यवस्था का, ठीक है। धनी और शिक्षित लोगों द्वारा जो है प्रशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पनंदीकार के अनुसार जो है सुशासन का आशय उस राष्ट्र राज्य है जो जनता को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित, समृद्ध, उचित और पूर्णता की जीवन जो है व्यतीत करने के लिए निर्देश करता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। 113 नंबर प्रश्न है, पद सोपान को मापन प्रक्रिया किसने कहा है? पद सोपान को जो है मापन प्रक्रिया किसने कहा है? तो ये मोनी और रेले ने कहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पद सोपान को मापन प्रक्रिया मोनी और रेले ने कहा। पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जा सकती है, और इसमें जो है शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से जो है नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, नीचे दिया गया जो है कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है? तो मानव संबंध जो सिद्धांत है ये अनौपचारिक संगठन का केंद्रक बनाता है। मानव सिद्धांत के अंतर्गत जो है इस बात पर बल दिया जाता है कि संगठन को मानवीय पक्ष को जो है अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर जो है ज़्यादा बल देने की अपेक्षा जो है प्रबंधकों को जो है मानवीय स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों से जो है संबंध स्थापित करने पर जो है ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए विद्वानों में कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? तो ये पाल एच यपलवी ने कहा था कि निजी प्रशासन जो है लोक प्रशासन से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, नए लोक प्रशासन के उद्गमन और समृद्धि में निम्न निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार कीजिए और इनका सही अनुक्रम क्या है, निम्न कूटों के में जो है सही उत्तर से चुनिए। तो इनका जो है सही अनुक्रम बताना है। तो हरनी रिपोर्ट कब आया था? तो हरनी रिपोर्ट जो आया था ये 1967 में आया था। हरनी रिपोर्ट 1967 में आया था। और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो ये भी 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। और पब्लिकेशन ऑफ टूरवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका उद्भव कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1971 में, ठीक है, 1971 में। और ये जो है मिन्नर ब्रुक सम्मेलन, मिन्नर ब्रुक कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये हुआ था आपका 1968 में। तो 1968 में हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये जो 1967 है ये अगस्त में हुआ था, ठीक है, ये अगस्त में हुआ था। ये जो है अक्टूबर में हुआ था। तो ये पहले आ जाएगा 1967, तो दूसरा पहले पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2, 1, 4, 3, ठीक है। 2, 1 फिर आया था 1967 अक्टूबर वाला, फिर 4 आया था 1968 में, फिर ये आया था 1971 में। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों उपागमों का सही क्रम क्या है? तो ये जो ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत है, ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा था?
तो ये था आपका एल्टन मेयो के द्वारा, ठीक है, एल्टन मेयो के द्वारा। और मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत जो था ये मैक्स वेबर के द्वारा था। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो था ये किसका था? ये हार्वर्ड के द्वारा था। और डिसीजन मेकिंग सिद्धांत जो था ये हार्वर्ड के द्वारा था ये भी। और तो 4 हैं इसमें थे। तो उपागमों का सही क्रम जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत पहले पे था, ठीक है, ये पहले पे आया था। उसके बाद दूसरे पे कौन आया था? दूसरे पे ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत जो है जो दिया गया था एल्टन मेयो के द्वारा, तो ये दूसरे नंबर पे आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिला लीजिए, पहले में 2 है तो यहाँ पे 2 है, 1 है तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। उसके बाद आया था तीसरे नंबर पे, चौथा आया था डिसीजन मेकिंग सिद्धांत आया था। उसके बाद आया था तीसरा आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कूट आपका जो सही हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है, ठीक है, और 2 सूची में एक इधर विचारक है उनके द्वारा दिया गया सोपान है, तो इसको मिलाना है आपको। तो नियंत्रण विस्तृत का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीए ग्रेकुनास, ठीक है, बीए ग्रेकुनास के द्वारा दिया गया था। और पद सोपान जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो जेडी मोनी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जेडी मोनी के द्वारा दिया गया था, तो एक वाला सही हो जाएगा। और आनुवंशिक सत्ता किसके द्वारा दिया गया था? तो आनुवंशिक सत्ता जो था ये मैक्स वेबर से संबंधित था, ठीक है। और संगठन के 14 सिद्धांत जो थे तो ये हेनरी फयोल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, हेनरी फयोल के द्वारा। तो आपका ए में जो है सही होगा कौन सा? दूसरा सही होगा। तो यहाँ पे बी में दूसरा है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 1 4 3, ठीक है। तो नियंत्रण विस्तृत जो है बीए ग्रेकुनास, पद सोपान जो है जेडी मोनी, और आनुवंशिक सत्ता जो है मैक्स वेबर, और संगठन के 14 सिद्धांत जो थे ये हेनरी फयोल के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन, ठीक है, तो ये पहले पे आएगा आपका गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन, तो ये पहले पे आ जाएगा आपका तीसरा नंबर। तो यहाँ पे तीसरा देख लीजिए इसमें है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका सांप्रदायिक पंचाट, तो सांप्रदायिक पंचाट इसको अवार्ड ये कब आया था? तो 1932 में आया था, ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और इसके बाद जो है कांग्रेस समाज पार्टी का गठन, ठीक है, कांग्रेस समाज पार्टी का गठन जो है तीसरे नंबर पे था, ठीक है, कालक्रम के अनुसार। और सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है 1938 में इनको लिया गया था, तो ये चौथे स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी कूट आपका सही हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। तो ज्ञान आयोग, सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में। उसके बाद देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, ठीक है। और संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना था? तो ये बना था 2000 में, ठीक है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे? तो 1953 में पहले आ जाएगा, 1953 में, फिर 1963 में, फिर उसके बाद 2000 में, फिर ये जो है ज्ञान आयोग, इसका भी हमको सन पता नहीं है, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा बहरहाल, ठीक है। इसको हम लोग चौथे पर कर रहे हैं। और ये तीसरा जो है सबसे पहले हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, उसके बाद सरकारी आयोग, उसके बाद जो है संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग। और ये ज्ञान आयोग का हमको सन नहीं पता चल रहा है, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट करिएगा। 121 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिलाधीश का प्रकार्य नहीं है? तो न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील को सुनवाई, ये जो है जिलाधीश का प्रकार्य नहीं है। जिलाधीश के जो प्रकार होते हैं, तकावी ऋणों की वसूली होती है, भूमि अभिलेख का अनुरक्षण होता है, राजस्व की वसूली होती है। और जिलाधीश जो है जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है, और इस पद रहते हुए उसे
जिले की शांति एवं सुव्यवस्था के लिए जो है कई दायित्वों का निर्वहन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए संविधान के अनुच्छेद के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए कोड का जो है सही उत्तर से चयन करना है। तो सूची 1 में अनुच्छेद दिया गया है, सूची 2 में उससे संबंधित विषय दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो 148 किससे संबंधित है? तो 148 जो है ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ठीक है, और 280 किससे संबंधित है? तो 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 जो है भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 324 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, नहीं 315 जो है ये किससे संबंधित है? तो 315 जो है ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और 324 जो है ये किसे है? तो भारत के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, 148 का 2, 280 का वित्त आयोग 3, ठीक है, और उसके बाद 215 जो है संघ लोक सेवा आयोग 4, और उसके बाद अनुच्छेद 324 जो है भारत का निर्वाचन तो 1। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, फारसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ और युद्ध से ही उसका विकास संभव है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था मुसोलिनी ने। ठीक है, नीत्शे एक विचारक थे, उन्हीं की तरह जो है मुसोलिनी की भी दृष्टि जो है मानव वैज्ञानिक का आधार तत्व तो जीवन की इच्छा ही नहीं बल्कि जो है शक्ति की इच्छा या विजय की इच्छा भी है। ठीक है, मुसोलिनी का मत था कि इच्छा केवल व्यक्तियों के मन से ही नहीं होनी चाहिए, राज्य के लिए यह प्रेरणा स्रोत भी होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? 124 नंबर है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लेरेंडन ने। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लेरेंडन का मानना था कि हाब्स की जो पुस्तक है वो राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मशोष से भरी थी, और अतः जो है क्लेरेंडन ने जो है हाब्स की पुस्तक को जला दिया था, लेवियाथन को। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, हाब्स ने कौन से सिद्धांत का खंडन किया? तो हाब्स ने किस सिद्धांत का खंडन किया था? तो ये दैवीय अधिकार का खंडन किया था। हाब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में जो है दैवीय अधिकार का जो है खंडन किया है और राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का हम लोग रिवीजन किए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।